सभी को जोहार साथियों और जय हिंद। आज पुनः मैं आप सबों के बीच एक नए वीडियो में उपस्थित हूँ और आज का जो हमारा विषय है वह मुख्य रूप से हमने कहा है कि हम लोग चर्चा करेंगे हर दिन एक नया सोच नया विचार का। तो कल का महत्वपूर्ण जो घटना रहा झारखंड के परिदृश्य में, हमने देखा सभी कोई जो है राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं और विशेष करके रामगढ़ उपचुनाव में। ये रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सबकी अपनी अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हटके इस पे अपना बिंदु रखना चाहता हूँ जनता के बीच कि क्या वाकई हम लोग डेमोक्रेसी जो कहते हैं लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र में ही हम लोग जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि शासन व्यवस्था में कहा गया है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था होती है। तो इसी शासन व्यवस्था के तहत हमारे मन में कुछ सवाल चलते रहते हैं और मैं चाहता हूं कि वो आप भी सोचे, एक नया विचार उत्पन्न करें और हमें बताएं, कमेंट करें। पहली बात तो ये कि अक्सर हमारे माननीय पीएम महोदय जी कहते हैं कि लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए चीज़ें, और शायद डिसेंट्रलाइजेशन होने के लिए ही हम लोगों ने शासन व्यवस्था को कई भागों में बांटा है। विशेष करके अगर देखें तो एक सेंट्रल हो गया जिसको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, दूसरी राज्य सरकार हो गया जो हर एक राज्य में अपना अपना सरकारें होती है। राज्य के अंदर भी अगर हम लोग बात करें कि डिसेंट्रलाइज का ही पॉइंट है कि अलग अलग जो है एक शहर की सरकार यानी कि जिसको हम लोग नगर निगम की सरकार बोलते हैं, और सुदूर पंचायतों के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था कर दिया गया। यानी कि जितना ज़्यादा लोग होंगे, जितने अलग अलग ग्रुप होंगे, ताकि उन लोग इंडिविजुअल रूप से विस्तार कर सके। और ऐसा ही सोच जो है हमारे महात्मा गांधी का रहा है कि जितने लोग हैं सभी लोगों के हाथ में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा देखा कि रामगढ़ उपचुनाव में उसी परिवार के जो सांसद हैं, जिनके पति महोदय और उनके पत्नी को ही उस पार्टी से टिकट मिलता है। मैं एक पहला सवाल तो यही करना चाहूँगा, क्या उस आजसू पार्टी में और भी कार्यकर्ता जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय है या नहीं है? अगर है तो क्या केवल झंडा ढोने के लिए या नारे लगाने के लिए? क्योंकि उस परिवार से संबंध जिनके नजदीकी रहेंगे, निश्चित रूप से वही लोग के कार्य ज्यादा होंगे। और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को जिताते तो उसके नजदीकी वाले जो लोग होंगे, हो सकता है कि उस रामगढ़ क्षेत्र में 50 नए लोगों का रोजगार बिजनेस चल पड़ता। लेकिन अब यह क्या होगा कि जो सीमित लोग पहले से राजनीति का लाभ ले रहे हैं और जिन लोगों को उन राजनीतिक लोगों से संपर्क है, उसी को मिल पा रहा है। तो अगर हम सारा पावर को केंद्रीकृत कर दें तो फिर तो वही हो गया। क्योंकि राजनीति में हमने जो अनुभव किया है कि हर व्यक्ति का अपना एक कार्यकर्ताओं का समूह होता है, और अगर एक ही राजनीतिक वर्ग के पास पावर कंसंट्रेट हो जाएगा तो वो तो कुछ जो उसके संपर्क के लोग हैं उसी को सब राजनीतिक लाभ या सामाजिक लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे का उससे संपर्क है नहीं, दूसरे का उसके विश्वास है नहीं, तो वो तो उसको लाभ देने का कोशिश नहीं करेगा। ये जनरल सी बात है, हम और आप इसको भली भांति समझ रहे हैं, हर कोई समझ रहा है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे सुनीता चौधरी जी की जीत से मुझे दुख है या जो है बजरंग महतो की हार से मुझे दुख है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि हम लोग का सोच जो है किस दिशा में, आम जनता का जो एक सोच है वो, या राजनीतिक समझ कहिए, लोकतांत्रिक समझ कहिए, इसको किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारे मन में कुछ अक्सर सवाल चलते रहते हैं, मैं उसी के तहत ये सवाल कर रहा हूँ। मेरा एक जनरल सवाल है, ये किसी से हमारी कोई विशेष लगाव की बात नहीं है। मैं एक लोकतांत्रिक के तहत जो कहते हैं कि लोकतंत्र में सबकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, तो बराबर यहाँ हमको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कभी नजर आएगा, ये जो मुझे ऐसा आभास हुआ। तो अगर ये प्रश्न चिन्ह होगा तो ये हर पार्टी स्तर का ही बात है। अगर इसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी अगर बात करें तो उन्होंने भी अपने घरेलू सदस्य को ही सभी टिकट दे रखा है, चाहे उनके पिताजी को हो, माननीय गुरु विश्व गुरु शिबू सोरेन जी हैं, सांसद हैं, उनके बेटा मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई ये हैं, उनके भाभी जी विधायक हैं। तो ये जो हो रहा है, और बाकी लोग क्या केवल कार्य करेंगे, कार्यकर्ता बन के रहेंगे? यानी कि अगर आप किसी पार्टी में सिर्फ रहते हैं, तो अभी मैं हर पार्टी का कार्यशैली को ऑब्जर्व करता हूँ, तो प्राय
80 से 90% पार्टी का यही हाल है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर का हो या राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर का पार्टी हो। तो पार्टी में जो है परिवारवाद का कंसेप्ट चला आ रहा है, जबकि परिवारवाद का कंसेप्ट हमें लगता है कि एक बिजनेस का कंसेप्ट हो सकता है, एक पैतृक संपत्ति का कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन राजनीति का मतलब ही होता है लोकतंत्र। भारतीय संदर्भ में राजनीति मतलब लोगों के लिए जो काम किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। लेकिन यहाँ आप देखेंगे अक्सर कि हर जगह एक परिवार सा छत्रम जमा हुआ है, और सभी पार्टियों का, मैं झारखंड से संदर्भ में झारखंड के कुछ चुनिंदा जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो जेएमएम हो, आजसू हो, बीजेपी हो या अन्य कोई कांग्रेस पार्टी हो, उसको आप गहराई से देखेंगे तो हमेशा आपको यही चीज नजर आएगा कि पहले उनके पिताजी थे, अब उनके बेटा आ गए या उनका भाई आ गए। तो इसका मकसद क्या है? अगर हम, ऐसा नहीं कि मैं आजसू के लिए बात कह रहा हूं, चलिए ठीक है मैं थोड़ा देर के लिए कांग्रेस का ही बात कर लूं, तो कांग्रेस में भी वही बात कि वो तो परिवार में थी, तो विधायक के पति को ही, पूर्व विधायक, माफी चाहता हूं, पूर्व विधायक के पति को ही टिकट देना उचित था। तो यहां भी मैं कह रहा हूं परिवारवादी कहीं ना कहीं हावी है। क्या और दूसरा कार्यकर्ता उनको नहीं मिला? क्योंकि लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में पैसा और राजनीतिक पार्टियां लड़ाती है, तो राजनीतिक पार्टियों का पास फंड है तो वो कैंडिडेट को चुने और कार्यकर्ताओं को चुने और उसको चुनाव मैदान में खड़ा करें, ताकि एक आम आदमी भी एक अच्छा कार्यकर्ता से एक अच्छा नेता बन सके। इससे होगा यही कि एक आम कार्यकर्ता में विश्वास जगेगा कि अगर हम अच्छा कार्य करें समाज के लिए, पार्टी के लिए, तो हमें भी मौका मिल सकता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर परिवारवाद से हम राजनीति को चलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक आम जनमानस में ये नकारात्मक विचार जाएगा कि अरे यार हम तो कितना भी कार्य करेंगे पार्टी के लिए, बस दाल रोटी चलना है, एक दो ठेके मिलना है, लेकिन कभी जीवन में पद, बड़ा पद प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये एक ट्रेंड बना हुआ है, पिछले जब से देश आजाद हुआ है तब से ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि राजनीतिक विरासत को राजनीतिक परिवार के लोग ही संभालते आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी राज्य का बात आप करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आम जनता से कि आम जनता जागरूक हो, और हम लोग नौकरी में जैसे हक अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं ना, आप जिस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं उस पार्टी में भी आप अपना हक और अधिकार के लिए मांग कीजिए, क्योंकि हमें ऐसा आभास होता है कि आप वहां भी अपना मांग और अधिकार नहीं रख पाते। आप उसी के लिए कार्य करते हैं लेकिन वहां आप मांग नहीं पाते। तो बहुत कुछ बातें हैं साथियों, जो हम लोग दिन ब दिन नए विचार, नए आइडिया के साथ, आपस में सवालों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए अंत में फिर वही बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जनता के ही बल पे कोई पार्टी खड़ा होता है और कार्यकर्ता के ही संघर्ष से वो विजय प्राप्त करता है, लेकिन हर कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं मिल पाता है। इसको हमको समझने की जरूरत है और इस तरह का मांगों को उचित रखने की जरूरत है। कैंडिडेट सिलेक्शन कैसा होगा इसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के समय आएगा और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि पार्टी इसको टिकट देगी। उस क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये क्राइटेरिया है नेतृत्व का, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे कि किन किन आधार से उसको, कितना मार्क्स बेसिस से उसको टिकट दिया गया। तब जाके सही मायने में, चाहे वो लोकतंत्र हो या उसको आप एक जनतंत्र कह लीजिए, सफल हो सकता है। और अधिक से अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकसित होना ही किसी भी राष्ट्र का, संपूर्ण जन का विकास का पैमाना होता है। नहीं तो फिर वही तानाशाही, राजतंत्र, कहने को लोकतंत्र शब्दों में है, किताबों में है, पेपरों में है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र का ही कंसेप्ट चला जाएगा और चलते आ रहा है। कभी कभी ऐसा हमें आभास होता है। तो इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस सब चीज़ों को थोड़ा समझिए और इस पर मंथन कीजिए, और सवाल हमें करना चाहिए अपने आप से, दूसरों से सवाल नहीं, अपने आप से। मतलब हम कार्यकर्ता आपस में सवाल करें, ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई चीज़ बहता हुआ पानी आ गया बस उसी में डुबकी लगा लें, क्योंकि बाढ़ का पानी में अक्सर किनारे, नदियों के किनारे उपस्थित गंदे चीज़ें भी बह के आती हैं, लेकिन जो हमेशा बहती है जल, वह स्वच्छ और निर्मल होता है। लेकिन बाढ़ के पानी में आप जिस तरह से देखते हैं कि सारे गंदगियों को समेट के कांधे की तरह आता है और 24 घंटा में ले जाता है, उसी तरह आम जनता का जो कार्यकर्ता के पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह बस इलेक्शन नॉमिनेशन के दिन के बाद से इलेक्शन काउंटिंग तक आएंगे, आपका सारा शक्ति को समेट के ले जाएंगे और फिर जीवन भर आप उसी शक्ति के लिए
संघर्ष करती रही। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, नमस्कार। मैं राजीव रंजन।